Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is read GK. So इस वीडियो में अपन ने क्या किया, पिछली बार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में कवर हुए हैं। तो जीके के ही क्वेश्चंस है ये। वैसे तो रीड के लिए इम्पॉर्टेंट है पर बाकी भी कोई भी देख सकता है इसको, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस है तो वो हर जगह आपके यूज़ आ जाएंगे। सो कोई भी आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो आप इसको देख सकते हैं और आपको जो भी इसमें अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले सकते हैं या फिर आपसे कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और क्लासेस बिगिन। सबसे पहले अपन का क्या है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। ये एक आपका कोट है, लर्न टुडे लीड टुमारो, आज पढ़े और कल पढ़ाए, ऐसा कुछ रहेगा अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस डेजर्टिफिकेशन आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब आपका कोई एरिया जो कि क्या है पेड़ पौधे वाला है और उसमें क्या होता है कि उसका जो है फर्टिलिटी लॉस होती रहती है और वो एरिया आपका डेजर्ट में कन्वर्ट होता जाता है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट का बनना, यानी कि आपका कोई ऐसा एरिया जो कि पहले डेजर्ट नहीं था पर वो डेजर्ट बनता जा रहा है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है, तो वो क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन, तो उसका आंसर क्या था, एक्सपेंडिंग डेजर्ट एरिया, यानी कि डेजर्ट एरिया का बढ़ना। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि भाई क्या क्या ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपका डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर उस एरिया में हाई टेम्परेचर होने लग जाए तो वहाँ का ये मुमकिन है कि वहाँ का एरिया क्या होने लग जाए, डेजर्ट बनने लग जाए, या फिर वहाँ पे डेजर्ट एरिया इंक्रीज़ होने लग जाए, या फिर वहाँ पे लो रेनफॉल हो, ड्रॉट जैसी समस्या होती हो तो वहाँ पे डेजर्ट बनने की संभावना है। हाई विंड वेलोसिटी हो, यानी कि बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हो, लो वेजिटेशन हो, बहुत कम पेड़ पौधे पत्तियाँ श्रब्स टुंड्रा वगैरह उगते हो, ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल हो, यानी कि कैटल आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रेस करते हो, इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन हो, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्ट्रेशन है कि बार बार पेड़ वगैरह का काटना उखाड़ना, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी होती है तो हम मान सकते हैं कि उस क्षेत्र में डेजर्टिफिकेशन होने की संभावना है या फिर वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि आपको पता होना चाहिए कि डेजर्टिफिकेशन क्या है। तो डेजर्टिफिकेशन ये है कि डेजर्ट के एरिया का एक्सपेंड होना, और वो किन किन क्लाइमेटिक रीजन से होता है, तो ये सारे क्लाइमेटिक रीजन से होता है जो आपके सामने स्लाइड के अंदर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ये क्वेश्चन नया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया और पहला क्वेश्चन बनाया इस वीडियो का, क्योंकि सच में बहुत ही गजब क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, बैम्बू। बैम्बू इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। और ये क्या होती है, टॉलेस्ट ग्रास होती है। यानी कि क्वेश्चन आया होता है कि विच इज टॉलेस्ट ग्रास इन द फॉलोइंग, यानी कि बहुत सारी आपके टॉपिक्स दिए हुए थे, मतलब चीज़ें दी हुई थी, उनमें से टॉलेस्ट ग्रास कौन सी थी, तो अपनी कौन सी है भाई, टॉलेस्ट ग्रास बैम्बू की है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, इन राजस्थान डेजर्ट मार्च इज, डेजर्ट मार्च क्या है, तो एक्सपेंडिंग डेजर्ट है डेजर्ट मार्च। डेजर्ट मार्च इज ऑल्सो कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, यानी कि वो पीछे वाले से रिलेट करता है। डेजर्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स इन विच biological productivity is lost due to natural process or induced by human activities, whereby fertile area becomes increasingly arid, यानी कि fertile area आपका क्या होता है कि जल्दी से वो क्या होता है, कम होता जाता है। It is a spread of arid areas causing by variety of factors such as climatic change and over exploitation of soil as a result of human activity। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती है इन्वायरमेंट को, जिस वजह से क्या होता है कि ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें आपकी होती रहती है। कपिल मुनि फेयर, ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है भाई, इसे कोलायत फेयर भी कहा जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो राजस्थान के बीकानेर में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन आया होता है कि फ्रॉम विच नेम यू कैन नो ऑल्सो कपिल मुनि फेयर, यानी कि कपिल मुनि फेयर का एक और नाम क्या है, तो कोलायत फेयर है, राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, एंशियंट नेचुरल लेक ऑफ राजस्थान कौन सी है, तो पुष्कर लेक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो भाई देहरादून के उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वाइल्ड लाइफ आपकी कहाँ पे इंडिया में सिचुएटेड है, तो भाई देहरादून में है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुई थी, 1982 के अंदर हुई थी। is an internationally acclaimed institution which offers a training program, academic courses, and advisory in wildlife research and management. Wildlife Institute of India has celebrated a 2-day event on World Fish Migration Day 2020
in Rudraprayag, situated at the confluence of Alaknanda and Mandakini rivers. The current Union Minister of Environment, Forest and Climatic Change is प्रकाश जावड़ेकर. ये भी अपन को याद रखना है. अपना रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है भाई? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं. बाकी आपने देखा है कि वाइल्ड लाइफ को अभी सेलिब्रेट भी किया गया था. इनमें वर्ल्ड फिश माइग्रेशन डे के रूप में कहाँ पे किया था? रुद्रप्रयाग में. रुद्रप्रयाग कैसे बनती है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर्स के मिलने से बनती है. सो बस यही सारी चीज़ें इसमें याद रखने की थी. विच इकोसिस्टम इन्वर्टेड दैट बायोमास पिरामिड, यानी कि इकोसिस्टम ऐसा कौन सा जो कि बायोमास पिरामिड में बनाता है? तो मरीन बायोमास पिरामिड्स टेंड्स टू इन्वर्टेड ड्यू टू डायनामिक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड consumers. Many marine ecosystems rely on phytoplankton as their primary producer. Phytoplankton are very small, even microscopic. These tiny organisms reproduce and die very quickly. यानी कि आपको याद रखना है फाइटोप्लैंक्टन कौन से होते हैं? बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस भी होते हैं और बहुत जल्दी इनकी मौत भी होती है. ये बहुत ही टाइनी और बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी मर जाते हैं. और ये सब कैसे हो रहा है कि फैक्ट्रीज जो रिलीज़ करती है या फिर ह्यूमन बीइंग जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं वो सीधा का सीधा आपकी नदियों में चला जाता है. इसलिए बायोमास में क्या हो रहा है? ये पिरामिड हटता जा रहा है. पिरामिड में से ये वाली चीज़ें हटती जा रही है. तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बायोमास पिरामिड को कौन इन्वर्ट करता है, तो भाई आपका कौन है? ये मरीन बायोमास है. ठीक है. आगे, अ चाइल्ड इज नॉट फोकसिंग ऑन स्टडी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, यू एज अ टीचर सजेस्ट हिम विच आसन. ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई कि एक बच्चे को क्या है, ऐसी समस्या है ओबेसिटी की या फिर एसिडिटी की या फिर पेट से जुड़ी हुई अगर एक बच्चे को कोई समस्या और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो बीइंग अ टीचर आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? तो भाई ये बहुत सारे आसन दिए हुए थे, तो फिर इसलिए एक क्वेश्चन इसका भी इंक्लूड करना हुआ. तो वज्र आसन हम उस बच्चे को सजेस्ट करेंगे. याद कर लीजिए भाई, पेट से जुड़ी हुई समस्या के लिए कोई भी हो, आप बच्चे को वज्र आसन का सजेस्ट करेंगे. ये एड्स इंडाइजेशन, रिलीविंग और प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेंथनिंग पेल्विक मसल्स आपकी, helps in keep mind calm and stable, helps in digestive acidity and gas formation, helps in reducing obesity. तो पेट से जुड़ी हुई समस्या के लिए ऐसे एक बच्चे को बैठना चाहिए. पोजीशन भी दिखाई हुई है आपको, जिससे क्या होगा, इसे ही वज्रासन कहते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे की पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होंगी. तो इससे मैंने फिर ये क्वेश्चन देख के आगे एक दो आसन और इंक्लूड किए हैं जो कि एक चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर उसे कोई समस्या होती है. यानी कि बच्चों से जुड़े हुए ही कुछ क्वेश्चन और लिए गए हैं आसन के. जैसे कि आप ये देख सकते हैं ताड़ आसन. इसमें क्या है, आपके लेग्स वगैरह को इम्प्रूव किया जाता है, आपके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है. अगर एक बच्चे को आपको लगता है पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है, आपको किसी भी उसके अंग में ऐसा कुछ लगता है कि उसका पोस्चर ठीक नहीं है, तो आपको उसे ये आसन बताना है. स्ट्रेंथनिंग लेग्स, स्ट्रेंथनिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, हेल्प्स क्रिएट स्टेबिलिटी इन द शोल्डर जॉइंट्स, टोन्स एब्डोमेन एंड हिप्स, हेल्प्स इम्प्रूव बैलेंस, हेल्प्स करेक्ट पोस्चर. यानी कि एक बच्चे को करेक्ट पोस्चर में लाने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है. नेक्स्ट वन इज आपका बंद सर्वांगसन. इसमें क्या है, द ब्रिज योगा पोज इज ग्रेट फ्रंट हिप जॉइंट्स ओपनर, इज ऑल्सो स्ट्रेंथन योर स्पाइन और opens the chest and improves your spinal flexibility in addition to stimulating your thyroid. This pose brings many benefits to your body such as a relief from stress, anxiety, insomnia and it can help with depression. यानी कि अगर एक बच्चे को डिप्रेशन है, इंसोमेनिया है, एंजाइटी बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो अपन को ये एक बच्चे को बताना होगा कि उसे क्या करना पड़ेगा, बंद सर्वांगसना ये करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका पिक्चर भी है. नेक्स्ट इज बाल आसना. सबसे इजी और सबसे अच्छा. अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि बार बार पढ़ाई से भटक जाता है या फिर चिड़चिड़ा सा रहता है, तो उसको सबसे अच्छा आसन ये बताना है कि उसे बाल आसन करना है. आपको उसका दिख भी रहा है कितना इजी है, इसका डायग्राम है. द चाइल्ड पोजेज इज रेस्टिंग पोज. अगर एक बच्चे को बहुत परेशानी होती है, चिड़चिड़ा सा रहता है, तो हमसे बताना है. फिर उसकी गर्दन में दर्द रहता है, उसकी कमर में दर्द रहता है. Useful to relieve neck, back and hip strain. While in the posture, you should have slow your regulated breath, extended arms resting his and your forehead should be touching the mat. You can always return to this pose as it is one of the most restorative and calming pose. सबसे easy pose बनता है भाई, बच्चे को बता सकते हैं हम ये कि वो easily इसको कर सकता है. अगला आपका क्या है, इसमें एक्सपोजिटरी अप्रोच. आया हुआ था एक क्वेश्चन कि एक्सपोजिटरी अप्रोच से इनमें से कौन सा लिंक करता है, तो इसलिए मैंने उसकी पूरी डेफिनेशन या फिर उसके बारे में पूरा ही ले लिया कि किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया. ठीक है,
तो फिर आपको ईजी पड़ जाएगा अगर एक्सपोजिटरी अप्रोच से कोई क्वेश्चन आता है तो। एक्सपोजिटरी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन अप्रोच। तो सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि एक्सपोजिटरी अप्रोच को ट्रांसमिशन अप्रोच भी कहते हैं। इन दिस अप्रोच द टीचर इज कम्युनिकेटिंग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन अ मिनिमम ऑफ टाइम। यानी कि टीचर क्या करती है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिनिमम टाइम में एक बच्चे को डिलीवर कर देती है। दिस अप्रोच हेल्प्स द टीचर टू कवर द कंटेंट टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। दिस अप्रोच इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस द सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन बाय द टीचर। यानी कि जब समय कम हो और आपको ज़्यादा नॉलेज बच्चे को देनी हो या फिर रिवीजन वगैरह कराना हो, तब ये मेथड आपका बहुत यूज़फुल है। या फिर आपको बच्चे को प्री प्रिपेयर्ड करना हो, जैसे कि मान लो टीचर को बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है कल, पर क्या है कि टीचर आज उसका कुछ इन्फो देना चाहती है बच्चे को, तो टीचर ने क्या किया, ये मेथड यूज़ कर लिया। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस मेथड इज डेविड पी ऑजोबल। डेविड पी ऑजोबल का नाम याद रखना है, उन्होंने ही ये मेथड दिया था। In expository approach, all the cues provided by the teacher while teaching the deductive thinking wherein abstract content is differentiated by the teacher giving appropriate examples to the students. TLP is totally controlled by the teacher. टीचर का पूरा कंट्रोल होता है, अपन को ये याद रखना है, क्योंकि टीचर ही क्या कर रही है, लेक्चर मेथड के थ्रू एक बच्चे को क्या कर रही है, सारा का सारा ज्ञान दे रही है। उसमें बच्चा क्या है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है, टीचर एक्टिव है। ठीक है, अपन को ये याद रखना है कि इसमें टीचर एक्टिव है, टीचर का पूरा कंट्रोल है, बच्चे टीचर को सुन रहे हैं, क्योंकि मिनिमम टाइम में टीचर क्या कर रही है, मैक्सिमम कम्युनिकेशन करके बच्चों को मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्कवरी अप्रोच। अब डिस्कवरी एक्सपोजिटरी में भी हमने यही कहा कि भाई बच्चा टीचर क्या करती है, सारी नॉलेज दे देती है। डिस्कवरी अप्रोच में क्या है, सम क्यूज इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग मटेरियल्स प्रेजेंटेड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स एंड यूजिंग इंडक्टिव थिंकिंग। उसमें डिडक्टिव थिंकिंग था एक्सपोजिटरी में, अगर आपने याद किया हो तो। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर द कॉन्सेप्ट और द जनरलाइजेशन रोल। Therefore, the teaching learning process is partially controlled by a teacher and students also involved to a great extent. उसमें क्या था कि एक्सपोजिटरी मेथड में सबसे पहले तो डिडक्टिव थिंकिंग थी, पी ऑजोबल ने दिया था, डेविड पी ऑजोबल ने। और दूसरा क्या था आपका कि उसमें पूरा का पूरा टीचर का कंट्रोल था। इसमें नहीं है, इसमें क्या करेगी, टीचर हिंट देगी और बच्चे को डिस्कवर करना होगा या फिर बच्चे को खोज करनी होगी किसी चीज़ की। तो इसमें टीचर का और बच्चे का पार्शियली रोल हो जाएगा, यानी कि बच्चा भी क्या करेगा, कुछ चीज़ें एक्टिव वे में रह के कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्वायरी अप्रोच है। इंक्वायरी में क्या करेगा, एक बच्चा इंक्वायर करेगा, द टीचर आर गिवन अ प्रॉब्लम और अ डिस्क्रिपेंट इवेंट। टीचर उसे क्या करेगी, कोई प्रॉब्लमेटिक इवेंट दे देगी या फिर कोई अच्छे से सोचने का दे देगी। द स्टूडेंट्स विल आस्क द टीचर क्वेश्चंस टू रिकलेक्ट द डाटा एंड दे थ्रू इंटरेक्शन फाइंड आउट अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम और एक्सप्लेनेशन टू द गिवन डिस्क्रिपेंट इवेंट। इन दिस अप्रोच द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्योंकि टीचर ने क्या किया, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, अब बच्चे उस पर जितने क्वेश्चन उस टीचर से पूछ सकते हैं इंक्वायरी के रूप में, वो पूछते हैं। तो उसमें क्या है, ज़्यादा रोल बच्चों का होता है। यानी कि हमने अगर शुरू से देखा जाए तो एक्सपोजिटरी में क्या देखा कि वहाँ सबसे पहले तो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है या फिर डिडक्टिव थिंकिंग है। डिडक्टिव थिंकिंग के बाद उसमें क्या है, टीचर का पूरा कंट्रोल है। फिर हम आए थे अपने डिस्कवरी अप्रोच पे। डिस्कवरी में क्या था, अपना बच्चों का और टीचर का पार्शियल रोल था और इंडक्टिव थिंकिंग थी। और फिर अपना लास्ट में इंक्वायरी अप्रोच बनता है। इंक्वायरी अप्रोच में क्या है कि पूरा का पूरा कंट्रोल स्टूडेंट्स का है, क्योंकि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, विद होम, टीचर। ठीक है, ये आपके 3 अप्रोचेस बनती है। एक साइंटिफिक मेथड और है इसमें, इज अ मेथड बाय ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम साइंटिफिकली। ट्रेनिंग इन द मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। याद रखना है अपन को, ट्रेनिंग किस में इंपॉर्टेंट बनती है, साइंटिफिक के अंदर बनती है। वंस द स्टूडेंट इज ट्रेन्ड इन द मेथड दे विल अप्रोच all the problem in the same way even if they are put in a situation in which they are quite ignorant of. इसमें बेसिकली क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, हम एक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कुछ भी करने की, मतलब उसको प्रैक्टिकल रूप में उससे वो चीज़ करवाते हैं, ताकि अगर वैसी कोई सिचुएशन फिर से उसके सामने भविष्य में आती है तो वो उसको ईजिली टैकल कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा। या फिर कार्ल पियर्सन ने क्या कहा है, द साइंटिफिक मेथड इज मार्क्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, केयरफुल एंड accurate classification of facts, observation of their correlation and sequence, and discovery of scientific laws with the aid of creative imagination and the self criticism. ठीक है, तो यानी कि ट्रेनिंग इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, बस ये याद रखना है। अदर नेचुरल अकरेंस, अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ना अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या आता है, मतलब आपदा कौन सी आती है, या फिर सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ अर्थ पे कौन सी आती है, तो फ्लड आती है। ठीक है, उसका आंसर फ्लड था, पर फिर मैंने बाकी सारे भी इसके अंदर ले लिए आपके कि और कौन कौन से नेचुरल अकरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला है वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है, ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट।
अर्थ के क्रस्ट का ओपन हो जाना, ठीक है, सरफेस का ओपन हो जाना आपका क्या कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है। ये आपको याद रखना है, मतलब बेसिकली आपको डेफिनेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सी नेचुरल अकरेंस है, तो आपको बताना होगा भाई। अगर आपको सारी डेफिनेशंस बताऊंगी तभी तो आप टिक करेंगे। सो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर की है। इट इज़ एन ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर आपको लिखा हो कि अर्थ के क्रस्ट का ओपन होना, तो वोल्केनो के अंदर जाएगा। थ्रू विच लावा, वोल्केनिक ऐश, रॉक्स एंड गैसेज एस्केप। और अगला है एवल्केनी। इट इज़ अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, आइस डाउन अ हिल और माउंटेन साइड, यानी कि बहुत तेज़ी से अगर आपको बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो अभी उत्तराखंड में भी हुआ था ये, उत्तरकाशी में बेसिकली, वहाँ भी क्या हुआ, तो बहुत सारी स्नो नीचे आ गई थी। टोर्नेडो क्या है, इट इज़ वर्टिकली फनल ऑफ अ रैपिड रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म टू द ग्राउंड। टोर्नेडो क्या है, थंडर स्टॉर्म ग्राउंड में जब होता है तो उसे टोर्नेडो कहते हैं। लैंडस्लाइड क्या है कि आपका सी फ्लोर, landslide can happen on the sea floor just like on land. Areas of sea floor that are steep and loaded with sediment such as the edge of the continent slope are more prone to undersea landslide that causes sometimes tsunami also. सुनामी इसका रीज़न बनता है, सी स्लाइड वगैरह हो जाती है तब ये हैपन होता है। आगे क्या है, इसमें आपकी राजस्थान की जनरल इन्फो ली गई है। सीएम कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा कितनी है, 25। राज्यसभा में 10। लेजिस्लेटिव असेंबली में 200। स्टेट की कैपिटल क्या है, जयपुर। एरिया कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है, 6.86 करोड़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, राजस्थान की अपना लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में एरिया वाइज। रणथंभौर नेशनल पार्क है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर। और कियोलड़ो नेशनल पार्क है आपका भरतपुर के अंदर। ठीक है, आगे क्या है इसमें कि नेशनल साइंस डे के बारे में लिया हुआ है। नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, तो सर सी वेंकटरमन के लिए मनाया जाता है। क्या थे, आपके फिजिसिस्ट थे। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स पे बेसिकली अपनी थ्योरी दी थी, जिनकी वजह से इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके इस काम को रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन 1986 requested the government of India to designate 28 February as National Science Day. Government of India accepted and announced the day as National Science Day in 1986. यानी कि 1986 से अपन क्या मना रहे हैं, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मना रहे हैं। ठीक है, बाकी और भी 2 डेज लिए। 15 सितंबर आपका इंजीनियर डे है, 8 मार्च आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे है। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है इसमें कि बस 28 फरवरी को क्या अपना नेशनल साइंस डे मनता है। क्यों मनता है, सर वी वेंकटरमन की वजह से मनता है। क्या किया था उन्होंने, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स निकाला था, जिसको क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। ठीक है, बस इतनी बातें इस चीज़ के अंदर याद रखनी है। आगे आपके 1-2 टॉपिक और लिए गए। डिफ्रैक्शन आपका बेसिकली क्या होता है कि when light passes through a very small object, it spreads out into a geometrical shadow of the obstacle. This process is known as diffraction of light. Rings around the sun is due to diffraction. आपको सन के आसपास रिंग दिखते हो तो किस रीज़न से, डिफ्रैक्शन से है। आगे आपका इंटरफेरेंस, जो बबल्स के अंदर आपको 2-3 रंग दिखते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखते हैं। डिफरेंट कलर इन सोप बबल्स इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या है कि the phenomenon of confining the vibrations of a transverse wave to a particular direction is called polarization. यानी कि जब आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ट्रांसवर्स वेव्स या फिर उसकी वाइब्रेशंस होंगी तो उसे पोलराइजेशन कहा जाएगा। इसे ब्रियोस्टर लॉ इज एसोसिएटेड विद द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये अपन को याद रखना है। ब्रियोस्टर लॉ किससे रिलेट करता है, तो पोलराइजेशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट आपका है भारत रत्न। भारत रत्न अपन को याद रखना है, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि पहला, ठीक है, अपना पहले नंबर पे जो आता है वो वाला अवार्ड है या फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अब एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस ऑक्यूपेशन पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं है इस अवार्ड में, सबको मिल सकता है जो भी इसके लिए एलिजिबल हो। भारत रत्न वॉज इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 1954। ये अपन को याद रखना है। सन की सबसे पहले कब शुरू हुआ था भाई, 1994 में शुरू हुआ था। इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट भारत रत्न बी अवॉर्डेड एवरी ईयर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भारत रत्न क्या करना है, हर साल देना है। द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न आर, पहले 3 व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला था। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, ये कौन थे, अपने
इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। सीवी रमन जिनका अभी हमने पढ़ा भी था, सी वेंकटेवन रमन। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टुमोसली। देयर इज नो रिटर्न प्रोविजन दैट भारत रत्न शुड बी अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। ये आपको याद रखना है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत रत्न क्या सिर्फ इंडियंस को मिलेगा। और पहले 3 लोग भी याद रखना, सी गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन। खान अबुल गफर खान वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न। खान अब्दुल गफर खान को क्या मिला था, पहली बार मिला था भारत रत्न, जो कि एक फॉरेनर थे। इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमन थी जिनको मिला था। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन थे जिनको मिला था। भारत रत्न वॉज लास्ट अवॉर्डेड ऑन 25 जनवरी 2019। ये भी याद रखना है कि लास्ट बार अभी कहाँ मिला था, तो 2019 को मिला था 25 जनवरी को। द 2019 रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न अवार्ड, यानी कि 2019 में किन किन को मिला, तो 3 लोगों को मिला, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इन 3 जनों को मिला था भाई। NBP भी याद रख सकते हैं आप, NBP नानाजी देशमुख, B से भूपेन हजारिका और P से प्रणब मुखर्जी। देयर इज नो भारत रत्न फॉर द ईयर 2021। ठीक है, सो with this our video, and I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up, share the video and subscribe my channel. Thank you, have a nice day, and bye bye.